वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। आज निधि की विदाई थी। उसका छोटा भाई आरव अपने कमरे में बैठा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। संजय की आंखें भी गीली थीं, पर मोनिका एकदम शांत थी। वो संतुष्ट सी दिखाई दे रही थी। वो आरव की पीठ को सहलाते हुए उसे चुप करा रही थी। अरे मेरा बेटा, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? दीदी की शादी हो गई तो क्या हुआ? इसी शहर में उसका ससुराल है, आती जाती रहेगी। 16 साल का आरव छोटे बच्चे सा लिपट गया और बोला, मम्मी मैं दीदी के बिना कैसे रहूँगा? तभी दामाद राजीव ने मुस्कुराते उसे बड़े प्यार से कहा, साले साहब आप भी हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही रहना। उधर तुम्हारी दीदी आरव आरव कहकर रो रही है और इधर तुम दीदी दीदी करके रो रहे हो। भाई हमें तो लग रहा है कि हम खामखा आप दोनों भाई बहन के बीच में आ गए हैं। राजीव की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विदाई अच्छे से हो गई। फिर से सभी हंसी मजाक करने लगे, लेकिन शारदा जी का मन आत्मग्लानि से भर गया। एक औरत होकर दूसरी औरत की भावनाओं, उसकी इच्छाओं को जानबूझकर न समझने का पश्चाताप उन्हें बहुत समय से हो रहा था। वो सोच रही थीं कि हम औरतें ही औरतों की दुश्मन क्यों बन जाती हैं, क्यों एक दूसरे के प्रति इतना गुस्सा और नफरत हो जाती है। फिर शारदा जी पुराने दिनों में खो गईं। उनके देवर के लड़के संयम ने माता पिता के विरोध के बावजूद साधारण परिवार की लड़की मोनिका से शादी करने का फैसला किया था। इकलौते बेटे की जिद के आगे देवरानी रेखा झुक तो गई थी, लेकिन मोनिका को बहू का सम्मान नहीं दे पाई थी। शादी के साल भर बाद ही मोनिका ने प्यारी सी बच्ची निधि को जन्म दिया था, लेकिन पोता न होने के मलाल ने रेखा को निधि से भी लगाव नहीं होने दिया। लेकिन मोनिका ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक सुशील गृहिणी का फर्ज अच्छी तरह निभा रही थी। बच्ची के लालन पोषण के साथ साथ सास ससुर पति तथा जब तब वहाँ डेरा जमाने वाली अपनी विवाहिता ननद रोशनी का भी वो पूरा ख्याल रखती थी। अपनी माँ व बहन के मोनिका व बच्ची के प्रति रूखे व अपमानित व्यवहार से परेशान संयम अक्सर शारदा जी यानी अपनी बड़ी माँ के पास आकर जी हल्का करता था। शारदा जी भी उसे हिम्मत देने के अलावा कर ही क्या सकती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी को 3 साल हुए थे कि संयम की एक दुर्घटना में मौत हो गई। मोनिका पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इकलौते बेटे के गम ने रेखा के दिल में और भी गुस्सा भर दिया था। उसका कहना था कि अगर संयम ने मोनिका से शादी न की होती तो वो इस तरह अकाल मौत न मरता। अपनी पोती निधि को भी उसने मनुष्य मान लिया था, जिसने पैदा होते ही अपने पिता को खा लिया। इतने आरोपों के बाद भी मोनिका ने उनका दुख समझते हुए सास ससुर की सेवा करके वहीं रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन रेखा और रोशनी ने उसके इस त्याग को भी जायदाद हड़पने का षड्यंत्र समझा और उसे जबरन मासूम बच्ची के साथ धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मोनिका के पिता ने दौड़ धूप करके संयम की जगह पर मोनिका को नौकरी दिलवा दी थी। मोनिका का मायका शारदा जी के घर के पास ही था, इसलिए उसकी खैर खबर मिलती रहती। उस समय शारदा जी के दोनों बेटे उनसे दूर रहते थे। बड़ा बेटा संजय व बहू दिव्या विदेश में रहते थे। शादी के 5 साल होने को आए थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। छोटा बेटा हर्ष व छोटी बहू सौम्या दिल्ली में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। समय निकलता जा रहा था। तभी एक दिन बड़े बेटे ने फ़ोन से बहू के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई। शारदा जी ने तुरंत उसे ढेर सारी हिदायतें दे डाली, साथ ही तुरंत बहू को घर भेजने का आदेश दे डाला। 5वें महीने से बड़ी बहू दिव्या शारदा जी के पास आ गई। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा था, सो उन्होंने मोनिका को कह दिया कि कभी कभार आकर मेरी मदद कर जाया करे। मोनिका अपनी 4 साल की बेटी को लेकर अक्सर उनके यहाँ आ जाती थी। दिव्या से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उसको जो खाने की इच्छा होती बेझिझक मोनिका से कहकर बनवा लेती। कुछ समय बाद दिव्या ने गोल मटोल बेटे को जन्म दिया। बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। ऐसे समय मोनिका ने उनकी बहुत मदद की। 1 महीने की छुट्टी लेकर सारा घर संभाल लिया था। शारदा जी के दिल से उसके लिए ढेरों आशीष निकलते। अक्सर शारदा जी और दिव्या संजय से मोनिका की तारीफ करती और इतनी सुशील बहू की बेकदरी के लिए देवरानी रेखा को बुरा भला कहती। 6 महीने का गोल मटोल आरव मोनिका की बेटी निधि के साथ हिल मिल गया था। उसे देखते ही खुशी से किलकारियाँ मारने लगता था।
तभी दिव्या आरब को विदेश ले जाने की तैयारी करने लगी। सारा सामान पैक हो चुका था कि अचानक दिव्या के पेट में दर्द हो गया और एक दिन के बाद दिव्या इस दुनिया को छोड़ गई। सारा घर हैरान रह गया। संजय विदेश से लौट आया। छोटा बेटा भी अपने परिवार सहित पहुंच गया। शारदा जी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटे और पोते को देखकर कलेजा मुंह को आने लगता। शादी के इतने सालों बाद बेटे को मिली खुशी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। संजय इतने बड़े सदमे से एकदम गुमसुम सा हो गया था। शारदा जी के पैरों की भी सारी ताकत जैसे किसी ने छीन ली थी। उठना बैठना मुश्किल हो गया था। छोटे बेटा बहू तो 13वें के बाद दिल्ली चले गए। ऐसे में एक बार फिर मोनिका ने इस घर को सहारा दिया। संयम का शारदा जी से बहुत प्यार था। उसी की वजह से मोनिका भी उनकी इज्जत करती थी। वरना आज के इस कलयुग में जहाँ सगे रिश्ते नाते साथ छोड़ देते हैं, वहाँ एक पराई लड़की से अपनेपन की आशा कैसे कर सकते हैं। दबी जबान से सभी रिश्तेदार संजय को दूसरी शादी करने की सलाह देने लगे। संजय विदेश में इंजीनियर है, यह सुनकर ही कुछ रिश्ते भी आने लगे थे। लेकिन संजय ने किसी भी लड़की को देखने से मना कर दिया। वह मन ही मन क्या खिचड़ी पका रहा था, शारदा जी इस बात से बेखबर थी। आखिर एक दिन उन्होंने उससे पूछ ही लिया, बेटा ऐसे कब तक चलेगा? आरब को तो मैं किसी तरह पाल लूँगी, पर तेरे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। इतने दिनों से भरा बैठा संजय फट पड़ा। माँ, आपने कैसी बात कर दी? आरब मुझे जान से प्यारा है। इस उम्र में तुम्हें उसे पालने की जिम्मेदारी देकर मैं किसी कुंवारी लड़की से शादी करके विदेश चला जाऊँगा। आपने मुझे इतना मतलबी कैसे समझ लिया? मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो आरब की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। और आप भी अच्छी तरह से जानती हो कि कोई कुंवारी लड़की शादी की पहली रात को ही माँ का फ़र्ज़ निभाना पसंद नहीं करेगी। और ज़बरदस्ती किसी लड़की से शादी करके उसके जज्बातों से खेलना और उस पर अपने बच्चे का बोझ लादना नहीं चाहता मैं। इसलिए मैं अगर शादी करूँगा तो किसी ऐसी विधवा या तलाकशुदा औरत से करूँगा जिसका अपना भी कोई बच्चा हो। शारदा जी जैसे आसमान से नीचे गिर पड़ी थी। क्या कह रहा है? दुनिया में कुंवारी लड़कियों का अकाल पड़ गया है जो तुझे विधवा से शादी करनी है, वो भी बच्चे वाली औरत से? अरे जिसके अपना बच्चा होगा वो भला तेरे बच्चे से प्यार कैसे करेगी? तू विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा है और फिर हम बिना दहेज के शादी करेंगे। लाइन लग जाएगी लड़की वालों की। शारदा जी की बात बीच में ही काटते हुए उसने अपना फैसला सुना दिया था। नहीं माँ, अब मैं विदेश में नहीं यहीं रहूँगा। दिव्या की याद के साथ मुझसे वहाँ नहीं रहा जाएगा। शारदा जी झुंझलाईं, ठीक है तो विदेश मत जा, यहीं नौकरी कर ले, पर शादी के लिए इतनी जल्दबाजी मत कर। आरब के लिए आया का इंतजाम कर लिया था। फिर भी छोटे बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। आरब 1 साल का हो गया था। मोनिका अक्सर उसको देखने आ जाती थी। निधि तो रोज़ ही उससे खेलने आती थी। दिन किसी तरह कट रहे थे। एक दिन अचानक देवरानी रेखा अपनी बेटी के साथ शारदा जी से मिलने आई। दोपहर का समय था, घर में कोई नहीं था। रेखा ने शारदा जी को सावधान सा करते हुए बोली, जेठानी जी, मैं जानती हूँ आप मुझे कसूरवार समझती हैं और मोनिका को बेकसूर, लेकिन जिसने असमय ही अपना इकलौता बेटा खो दिया हो उसका दुख आप नहीं समझ सकती। मैं आपको सावधान करने आई हूँ। इस मोनिका नाम की चिंगारी को अपने घर में आग मत लगाने दो। मेरा तो घर उजड़ गया, अपना बचा लो। शारदा जी ने हैरानी से उसे देखा तो वो फिर बोली, आप अब भी नहीं समझी? ये अच्छी बनकर आपके बेटे की गृहस्थी में घुसने की कोशिश कर रही है। मैंने तो अपना बेटा खो दिया, आप तो अपना संभाल कर रखो। रेखा की बात समझते ही शारदा जी हैरान रह गईं और उनके तन मन में आग सी लग गई। सुंदर व सुशील मोनिका व उसकी सलीकेदार बेटी निधि शारदा जी को मनहूस नजर आने लगे। ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अब मोनिका का समय समय पर उनका घर संभालना व सेवा करना उसकी योजनाबद्ध चाल सी नजर आने लगी। वो सोचने लगी, कहीं मेरा बेटा उसके चंगुल में न पड़ जाए, कहीं उसे कुछ हो गया तो। हाँ, रेखा सही कह रही है, संयम को तो खो चुके हैं, अब कहीं संजय तो। रेखा तो चली गई, लेकिन अब मोनिका के आने पर शारदा जी का घर या आरब का कोई भी काम उसे नहीं करवाती, बल्कि उसके आने पर खेलते हुए आरब को भी ज़बरदस्ती सुलाने के बहाने अंदर ले जाती। एक दिन तो उन्होंने मोनिका से कह ही दिया, यूँ रोज़ रोज़ तकलीफ़ मत उठाया करो, जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुलवा लूँगी।
उनकी बात सुनकर मोनिका उदास हो गई थी। उसके बाद वो कुछ दिन नहीं आई। शारदा जी मन ही मन खुश थीं कि चलो बला टली। लेकिन एक शाम संजय के साथ मोनिका व निधि को आया देख शारदा जी हैरान हो गईं। उनका चेहरा देखकर मोनिका सहम सी गई। लेकिन संजय इन सबसे बेखबर अपनी धुन में बोलता जा रहा था। देखो तो माँ, मोनिका को एक तो इतने दिनों से आई नहीं, उस पर निधि को भी नहीं भेज रही थी। मैं ज़बरदस्ती पकड़ कर लाया हूँ। क्यों माँ, अच्छा किया ना मैंने। आरब भी निधि को कितना याद करता है, अकेला पड़ जाता है। इसके बिना शारदा जी सोचने लगी, रेखा बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस मोनिका नाम की जादूगरनी ने मेरे बेटे पर भी अपना जादू चला दिया है। इसकी हिम्मत तो देखो, संजय का सहारा लेकर मेरे घर में फिर से घुस आई। शारदा जी को चुप देखकर संजय बोला, माँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। फिर मोनिका की तरफ देखता हुआ अपनेपन से और अधिकार से बोला, भाई खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, जाओ सबके लिए अदरक वाली चाय बना लाओ। मोनिका सिर झुकाकर किचन में चली गई। नन्हा आरब खुश होकर निधि के साथ खेल रहा था। संजय खुश होकर दोनों को खेलते हुए देख रहा था। लेकिन शारदा जी को न जाने क्या हो गया था। उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया। वह तबीयत ठीक नहीं है कहकर कमरे में चली गई। उस रात संजय और शारदा जी की खुलकर बात हुई। संजय मोनिका से शादी करना चाहता था। शारदा जी ने उसे बहुत समझाया, ये भी कहा कि उसकी अपनी लड़की है, वो भला तुम्हारे बच्चे से प्यार कैसे करेगी। लेकिन संजय उनकी बातें सुनकर परेशान व हैरान उठा था और बोला, माँ तुम ही तो हर समय मोनिका की तारीफ़ों के पुल बांधा करती थी। रेखा चाची को उनके गलत व्यवहार के लिए सदा दोषी ठहराती रही हो, फिर अब खुद कैसे चाची की तरह सोचने लगी हो। फिर शारदा जी को समझाता हुआ बोला, जब आरब पैदा हुआ था तब भी मोनिका ने दिव्या और तुम्हें अच्छी तरह से संभाल रखा था। दिव्या भी उससे छोटी बहन की सा प्यार करती थी। अब भी मोनिका कितनी अच्छी तरह घर व बच्ची को संभाल रही है, साथ ही बैंक में नौकरी भी कर रही है। तुम्हारा व पिताजी का भी कितना ख्याल रखती है। संजय के समझाने का शारदा जी पर उल्टा असर हो रहा था। थककर दोनों हाथ सिर से लगा वो बोली, जैसी तेरी मर्जी। एक सादे समारोह में दोनों की शादी हो गई। इसी बीच मन को कठोर कर शारदा जी ने बहुत ज़रूरी फैसला ले लिया और अपने छोटे बेटे बहू के साथ दिल्ली में रहने का फैसला सबको सुना दिया। संजय ने नन्हे आरब का वास्ता देकर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन न जाने उन्होंने कैसे कह दिया, जब उसे एक अच्छी माँ मिल गई है तो मेरी यहाँ क्या ज़रूरत है। संजय के पिताजी घर व आरब को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर शारदा जी की जिद के आगे उनकी एक न चली। समय गुजरता गया। संजय के पिताजी भी दुनिया छोड़कर चले गए। तब मोनिका व संजय ने शारदा जी से साथ चलने को कहा, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल छोटे बेटे के पास ही रहीं। हालांकि छोटी बहू की जुबान कतरनी की तरह चलती थी, पर न जाने उनमें बर्दाश्त करने की गजब की शक्ति कैसे पैदा हो गई थी। चुपचाप सब सुनती रहती। उसके दोनों बच्चे सनाया व सूरज भी हरदम आपस में लड़ते रहते थे। निधि की विदाई पर आरब को रोते देख सनाया ने सूरज से कहा, देख, एक ये भाई है जो बहन से इतना प्यार करता है और एक तू है जो हरदम लड़ने को तैयार रहता है। सूरज बोला, अरे उसकी बहन भी तो कितना प्यार करती है छोटे भाई से, तेरी जैसी थोड़ी है। छोटी बहू चीख चीख कर दोनों से चुप रहने को कह रही थी। शारदा जी सोच रही थी कि कितना फ़र्क है दोनों बहुओं में। छोटी बहू के बच्चों में आपस में 7 साल का अंतर था, फिर भी सूरज बड़ी बहन को उल्टा सीधा बोलता है, जबकि निधि आरब से 5 साल ही बड़ी है। लेकिन आरब उसे दीदी कहकर सम्मान से बुलाता है और निधि भी उससे बहुत प्यार करती है। मोनिका ने दोनों बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। कोई कह नहीं सकता कि दोनों बच्चे एक ही माँ की संतान नहीं हैं। मोनिका का आरब के लिए प्यार और संजय का निधि के लिए गहरा अपनापन देख शारदा जी की आंखें भर आईं। वो बोली, मेरी सोच कितनी गलत साबित हुई थी कि बच्चे वाली विधवा औरत दूसरे पति के बच्चों को प्यार नहीं दे सकती। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि जिस नारी के अपने बच्चे पिता के प्यार से वंचित होंगे, वो बिन माँ के बच्चों का दर्द और अच्छी तरह समझेगी। एक माँ ही बिन माँ के बच्चों को प्यार कर सकती है। मोनिका ने कभी भी निधि और आरब में भेदभाव नहीं किया। अच्छा हुआ मैं यहाँ नहीं रही, वरना मोनिका इतनी अच्छे तरीके से बच्चे नहीं पाल पाती, क्योंकि मैं सौतेली माँ के रूप में
मोनिका की छोटी छोटी बातों को शक के दायरे में लाती और घर में हरदम कहासुनी होती रहती। संजय ने मोनिका के सरल स्वभाव को शुरू में ही समझ लिया था। उसी का परिणाम आज उसका ये हंसता खेलता हुआ परिवार है। बरसों से जमी नफरत की परतें आंसुओं के रूप में पिघलकर उनकी दोनों आंखों से बहने लगी थी। तभी मोनिका की मधुर आवाज़ ने मरहम सा काम किया। ये क्या माँ, आरव के संग संग आप भी रो रही हैं? शारदा जी ने मोनिका को कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों से भी इतनी देर से भरे आंसू बहने लगे थे। दोनों सास बहू को यूं लिपट कर रोते देख सब इसे निधि का विदाई का दुख ही समझ रहे थे, लेकिन वह दोनों ही जानते थे कि ये आंसू उनके आंतरिक मिलन के थे। यह दृश्य देखकर दूर खड़ा संजय भी अपने आंसू न रोक सका था। आज 16 साल बाद उन्होंने उसके फैसले पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।